अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि अर्तुगरुल और हलीमा कोनिया की तरफ रवाना थे। इस किस्त के आगाज में वो एक नहर के पास रुककर अपने घोड़ों से उतर आते हैं। फिर वो दोनों नहर के पास बैठकर खुशगवार मूड में बातें करने लगते हैं। इस दौरान अर्तुगरुल हलीमा को बताता है कि मेरी वालदा ने ख्वाब देखा है कि हमारा एक और बेटा होगा जिसका नाम उस्मान होगा। इससे पहले मैं भी ये ख्वाब देख चुका हूँ। हलीमा कहती है, यह तो बहुत खास बात है। इंशाल्लाह जल्द हम उस्मान को अपनी गोद में खिलाएंगे। कुछ देर बाद हलीमा कहती है, आप मुझे परिंदों का शिकार करके खिलाते थे। अर्तुगरुल कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं अभी भी शिकार में माहिर हूँ हलीमा। यह कहकर अर्तुगरुल तीर कमान उठाकर एक तरफ चल पड़ता है, जबकि हलीमा आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगती है। दूसरी तरफ सुल्तान की बीवी महापरी कोनिया पहुंच चुकी थी और कहती है, तो अमीर सादुद्दीन आपसे बात करना चाहता है। महापरी के साथ आदमी जिसका नाम अल्तुन था वो कहता है, वो आदमी कभी खैर की खबर नहीं देता महापरी खातून, लेकिन मेरे ख्याल में हमें उससे मिल लेना चाहिए। महापरी कहती है, आप सही कह रहे हो, जाओ और पता लगाओ कि वो क्या चाहता है। अल्तुन कहता है, जैसे आपका हुक्म। फिर महापरी कहती है, अर्तुगरुल साहब की क्या खबर है? मैं उस हकम आला के बारे में जानना चाहती हूँ जिसको सुल्तान की इतनी ज्यादा तवज्जो हासिल है। अब देखना है कि वक्त आने पर क्या वो मेरे बेटे शहजादा गियासुद्दीन का भी इतना ही वफादार होगा। अल्तुन कहता है, अर्तुगरुल उग्र सरदारों में से सबसे ज्यादा खतरनाक है। उसने अपने चंद आदमियों के साथ मंगोलों और गवर्नरों दोनों के खिलाफ जंग की है, जैसे वो कोई फौज हो। उसने कराजैसर को फतह कर लिया है। हमें सुल्तान और अर्तुगरुल के अच्छे रिश्ते के बारे में मोहतात रहना होगा। महापरी कहती है, सुल्तान के लिए उसकी वफादारी हमारे लिए मसला बनेगी। मैं अपनी एक नजर उस पर रखूंगी। अब जाओ और पता लगाओ कि अमीर सादुद्दीन क्या चाहता है। दूसरी तरफ जावेदार कबीला नई जगह पर मुंतकिल हो रहा था, जो काय कबीले के कुछ करीब था। इतने में तुर्गत और असलान भी आ जाते हैं और उनकी रहनुमाई करने लगते हैं। वामसी भी वहाँ पहुँच जाता है और तुर्गत को कहता है, शुक्र है दोनों कबीले करीब हो गए हैं भाई, लेकिन ये जगह महफूज नहीं लगती। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये करीब वाली पहाड़ी खतरनाक साबित हो सकती है और दुश्मन आसानी से कबीले पर हमला कर सकता है। तुर्गत कहता है, परेशान मत हो भाई, मैंने हर चीज के बारे में सोचा है। हमारे सिपाही दिन रात इन पहाड़ियों पर पहरा देंगे, दुश्मन को कोई मौका नहीं मिलेगा। वामसी कहता है, जहाँ मैं आपको ठहराना चाह रहा था उस जगह से हम हमले से पहले ही दुश्मन को देख सकते हैं। मैं नहीं जानता कि आप क्यों नहीं समझ रहे। तुर्गत कहता है, तुम मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करो वामसी, मैं कई सालों तक सिपाहियों का कमांडर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि क्या करना है। वामसी कहता है, लेकिन भाई तुम ये देख नहीं पा रहे कि हमारे सामने क्या खतरा है। तुर्गत कहता है, जावेदार कबीले का सरदार मैं हूँ, अगर मैं अपना कबीला यहाँ मुंतकिल करना चाहता हूँ तो कबीला यहीं मुंतकिल होगा। फिर वामसी कुछ गुस्से और तंजिया अंदाज में कहता है, तो ठीक है फिर, जैसे आपका हुक्म सरदार। यह कहकर वामसी चला जाता है। आयमा खातून भी ये सब देख रही थी। दूसरी तरफ तीतन ने खुफिया तहखाने में बहुत से खतरनाक किस्म के आदमी इकट्ठे किए हुए थे। फिर वह एंग्लोस को कहता है, इनमें से हर किसी ने कई 100 तुर्कों को कत्ल किया हुआ है। अब ये अर्तुगरुल और उसके कबीलों पर हमला करने के लिए बेचैन हैं। ये सब जहन्नम के जंगजू हैं। आखिर में वो सब तुर्कों के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था, जबकि हलीमा आग जलाकर अर्तुगरुल का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान कुछ बुर्का पोश आदमी उसके करीब पहुंच जाते हैं। एक आदमी कहता है, इसके कपड़ों से लगता है कि ये किसी अमीर शख्स की बीवी है। दूसरा कहता है, यह काफी खूबसूरत भी है, हम इसे बेचकर बहुत सारा सोना कमा सकते हैं। यह कहकर वो उठ खड़े होते हैं और हलीमा की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल शिकार में मसरूफ था। इतने में उसे हलीमा की आवाज आती है तो वो फौरन वहाँ से वापस भागता है। इसी दौरान वो डाकू हलीमा को पकड़ने की कोशिश करते हैं।
इस तरह सारे डाकू मारे जाते हैं। दूसरी तरफ कोनिया में महापरी के बेटे का उस्ताद अल्तुन सादतीन के पास पहुंच जाता है। सादतीन उसे खुश आमदीद कहता है। अल्तुन कहता है, मैंने सुना है कि तुम कोई जरूरी बात करना चाहते हो मुझसे। सादतीन कहता है, मैं महापरी खातून की बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं उनको एक राज बताना चाहता हूँ। अल्तुन कहता है, वो कौन सा राज है जो तुम जानते हो और हम नहीं जानते? सादतीन कहता है, बहुत जल्द सुल्तान अपने जानशीन का ऐलान करने वाले हैं और उन्होंने महापरी खातून के बेटे को छोड़कर दूसरी बीवी के बेटे अरसलान को तख्त पर बैठाने का सोचा हुआ है। अल्तुन कहता है, यह नामुमकिन है, सुल्तान ऐसा नहीं कर सकते। सादतीन कहता है, आपने गियासुद्दीन को अच्छी तालीम दी है, लेकिन ऐसा ही होने वाला है। अगर आपको यकीन नहीं तो कुछ वक्त में यह वाज़ेह हो जाएगा। अल्तुन कहता है, लेकिन ये राज तुम मुझे क्यों बता रहे हो? यह सुनकर सादतीन हंसने लगता है और फिर कहता है, अभी तुम अर्तुल की फिक्र करो। अगर सुल्तान ने उसकी जिम्मेदारी लगा दी कि मरने के बाद वो सुल्तान की वसीयत पर अमल कराए, तो वो बगैर किसी हिचकिचाहट के सब तुर्क कबीलों को तुम लोगों के खिलाफ खड़ा कर देगा। अल्तुन कहता है, मैं जानता हूँ। फिर सादतीन कहता है, यह तोहफा महापरी खातून को दे दो और जब उन्हें मेरी सच्चाई का यकीन हो जाए तो वो मुझसे मिल लें। डब्बा लेकर अल्तुन बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले में हाइमा खातून बामसी को बुलाकर समझाती हैं कि तुर्गत जावेदार कबीले का सरदार है, उस पर एक भारी जिम्मेदारी है। उसने जो फैसला किया है वो जिरगे के आदमियों से मशवरा करके किया है, वो उसे तब्दील नहीं कर सकता। तुम समझने की कोशिश करो और उसकी मदद करो। बामसी कहता है, मैं समझ गया वालदा, आप परेशान ना हो। फिर बामसी इजाजत लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अल्तुन महापरी के पास पहुंचकर उसे सादुद्दीन की सारी बातों से आगाह करता है। महापरी कहती है, सुल्तान मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या वो सिर्फ वजीर ही बनकर रहेगा? अल्तुन कहता है, सादुद्दीन ने यह तोहफा भी आपके लिए भेजा है। महापरी वो डब्बा खोलती है तो उसमें एक मोहर वाली अंगूठी पड़ी हुई थी। फिर वो स्याही की मदद से वो मोहर कागज पर लगा देती है। उस पर लिखा था, सुल्तान गियासुद्दीन। यह देखकर अल्तुन कहता है, सुल्तान के जिंदा होते हुए अमीर सादुद्दीन ये मोहर बनाने की जरूरत कैसे कर सकता है? महापरी कहती है, मेरे ख्याल में वो मेरा साथ देने का इशारा दे रहा है। अल्तुन कहता है, उसने सुल्तान की जान बचाई थी और अब वो सुल्तान की नजर में सबसे काबिल एतबार वजीर बन गया है। महापरी कहती है, हो सकता है ये सारा काम सादुद्दीन का ही हो ताकि वो सुल्तान की नजरों में अपना नाम साफ कर सके, लेकिन मैं उसे इस्तेमाल करूंगी जब तक कि हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता, और तख्त की खातिर अगर खून भी बहाना पड़ा तो हम बहा देंगे। इसी दौरान अर्तुल और हलीमा भी कोनिया के महल में पहुंच चुके थे। हलीमा रो रही थी। अर्तुल कहता है, तो तुम इस महल में पहुंच गई हो जहां तुम पैदा हुई थी? हलीमा कहती है, मेरा महल आपका दिल है अर्तुल, इस महल ने मुझसे सब कुछ छीन लिया था। यह मत भूलना कि यहाँ हर दरवाजे के पीछे जहरीले सांप बैठे हुए हैं। इतने में अजीज वहाँ पहुँचता है और अर्तुल को खुश आमदीद कहता है और फिर कहता है, सुल्तान ने आपको खुश आमदीद करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। महापरी खातून आपसे मिलना चाहती हैं, आप मेरे पीछे आएं। दूसरी तरफ गोकतू सादुद्दीन के पास जाकर बताता है कि अर्तुल अपनी बीवी हलीमा के साथ महल में पहुंच गया है और मैंने देखा है कि अजीज उन्हें महापरी खातून की तरफ ले गया है। सादुद्दीन कहता है, तो उन्हें खुश आमदीद है, उन्हें शेरनी महापरी से मिलने दो। मैंने उसके दांत इतने तेज कर दिए हैं कि अर्तुल को इसका अंदाजा भी नहीं होगा। दूसरी तरफ अर्तुल और हलीमा महापरी के सामने पहुंच चुके थे। महापरी कहती है, सुल्तान अपनी फौज को चेक करने गए हैं, लेकिन कल वो सिर्फ आपसे मिलने के लिए यहाँ आएंगे। आपके लिए उनकी इज्जत वाजे है। अर्तुल कहता है, हमारे सुल्तान एक दोस्त हैं और हम वफादार हैं महापरी खातून। फिर महापरी कहती है, शुक्र है कि उस गद्दार को सजा मिल गई है जिसने सुल्तान को कत्ल करने की कोशिश की थी। अर्तुल कहता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि सुल्तान के आसपास सारे गद्दार खत्म हो चुके हैं। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। फिर महापरी कहती है, आप क्या कह रहे हैं अर्तुल साहब, क्या ये लानत अभी खत्म नहीं हुई? अर्तुल कहता है, हमारी रियासत एक शानदार दरख्त की तरह है, ये जूं जूं बड़ा होता है इसके अंदर कुछ कीड़े छुप जाते हैं। महापरी कहती है, पुराने जख्मों को खरीदना कोई अच्छाई नहीं लेकर आएगा अर्तुल साहब, आपकी तलवार तेज होनी चाहिए, ना कि जुबान। अर्तुल कहता है, इंसाफ के लिए हमारी तलवार हमेशा तेज होती है। महापरी कहती है, आला अर्तुल साहब। फिर महापरी हलीमा को कहती है, रात को वजीरों की बीवियों के साथ मैं आपसे बातचीत करूंगी। हलीमा कहती है, मैं आऊंगी महापरी खातून। महापरी कहती है, अजीज आपको आपके कमरे दिखा देगा, अभी आराम कर लें।
یہ سن کر حلیمہ اور ارطغرل عزیز کے ساتھ باہر نکل جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد مہاپری کہتی ہے، امیر سعادتین صحیح تھا، ارطغرل خطرناک ہے، اب میں اس کے ہر قدم کے بارے میں خبر رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر التون باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف جاودار قبیلے میں ترگت کہتا ہے، حکمرانی ایک الگ بات ہے اور بھائی چارہ ایک الگ بات۔ میں بھائی چارے کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھ پر شک کیا جائے۔ اسلحان کہتی ہے، آپ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ قبیلے کی بھلائی کے لیے کیا ہے۔ ترگت کہتا ہے، بامسی میرا بھائی ہے، لیکن اسے اپنی حد میں رہنا ہوگا۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔